पहली बार रंगमंच हम 1972 दिसंबर का महीना था। हम मेरे स्कूल में फंक्शन हो रहा था, मैं वहाँ कुछ पाठ कर रहा था, कल्चरल एक्टिविटी कर रहा था। मैं एक सिंगर भी हूँ, तो मैं गाना गा रहा था। तो कालिदास रंगमाला के जो संस्थापक हैं अनिल कुमार मुखर्जी, जिनको हम लोग काकू कहते हैं, काकू हमारे यहाँ स्कूल में चीफ गेस्ट बन के आए थे। तो उन्होंने जब फंक्शन खत्म हो गया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो मुझे कहा कि तुम ज़रा शाम को आके किसी दिन कालिदास रंगाले में देना। और समहाउ काकू हमारे पिताजी से भी जान पहचान थी, क्योंकि मेरे पिताजी अब रिटायर्ड हो, अब तो नहीं, दुनिया में नहीं है, सचिव, बिहार सरकार के सचिव हुआ करते थे। तो सबका एक साथ में बैठा बैठी था। तो पापा ने कहा कि हाँ सर देखो क्या बात है। तो गए, तो उस वक्त वहाँ एक रिहर्सल चल रहा था, बिहार आर्ट थिएटर कालिदास रंगाले का पहला प्ले पालकी। तो पालकी में मुझे एक छोटा सा रोल दिया गया। मैं कुछ नहीं जानता था एक्टिंग के बारे में। तो मैंने कहा काकू मैंने कभी एक्टिंग किया नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम करो ना, जैसे हम बोलेंगे वैसे करो। हम ठीक है। तो धीरे 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 पालकी बहुत हिट हो गई प्ले, बहुत बड़ी प्ले, बहुत मैसिव प्ले, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, सब एक से एक कैरेक्टर, सब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। उसके बाद क्या हुआ, कुछ छोटे छोटे कैरेक्टर्स मैं करता रहा। एक दिन अजीता ने कहा, अजीता मतलब अजीत गांगुली, जो नेक्स्ट जिनको थिएटर वाला पढ़ा जाता है, अजीता ने कहा लोग एक बंगला प्ले करना है, हम कर देंगे। तब तक हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट जग गया था। 1973 में उस समय रेगुलर प्ले होता था, कोई महीना नहीं जाता था कि प्ले नहीं होता था। एवरी मंथ एक प्ले। ये काबू का खाना था, स्टेज खाली है, प्ले करो, ऑडियंस रहे नहीं रहे। तो एक प्ले हुई, बंगला प्ले था रामेर सुमति। तो मैं वो किया। जब उस काम को मैंने किया, रामेर सुमति जब किया, उसको डायरेक्ट कर रहे थे अजीत गांगुली। हाँ, वो कर रहे थे काकू ही, लेकिन अजीत गांगुली असिस्टेंट डायरेक्टर थे, कर रहे थे। उसमें भी कुछ अल्हड़पना में गाना भी हुआ करता था, गाना भी देते थे कि गाते रहो। बकड़ा लड़ाते थे, स्टेज में बकड़ा लाया गया। अच्छा, दो बकड़ा लाया गया, दोनों बकड़ा खरीद के लाया गया, बकड़ा लड़ाने का सीन था उसमें, ये सब करता था। तो वो प्ले बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। उसके बाद मेरे को थोड़ा ताली का नशा लग गया। अच्छा, फिर मैं पढ़ता भी रहा, नाटक करता रहा, मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, प्रोफेशनल पढ़ाई खत्म हो गई, मैंने नाटक मैंने आज तक नहीं छोड़ा, इसी तरह से करता रहा। 1981 में मेरी सिलेक्शन हुई FTI है, अच्छा, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। उस समय मेरे घर से ऑब्जेक्शन हुआ, अच्छा, आप सिनेमा में नहीं उतरिएगा। नाटक के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। सिनेमा को प्रोफेशन नहीं बनाइएगा, और नाटक को भी प्रोफेशन नहीं बनाइएगा। आप करिए, शौक से करिए, आप गाना गाते हैं, गाना गाइए, स्टेज परफॉर्मेंस जितना करना करिए, लेकिन उसको प्रोफेशन नहीं बनाना। तो बस उसी समय से मैं हताश हो गया, जाके भी गेट से वापस आ गया। लेकिन मैंने ये सोचा कि नहीं ठीक है, फास्टली मैं अगर कुछ नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा के लिए तो सकता। हाँ, वही करता, वही नाटक मेरा लाइफ स्टाइल। उस समय नाटक के चयन से नाटक के मंचन तक की क्या प्रक्रिया होती थी? कितना समय लगता था एक नाटक तैयार? एक नाटक तैयार होने में हमें कम से कम महीना तो लग ही जाता था। और रीडिंग के बाद कैरेक्टर का सिलेक्शन, हम एक्चुअली रेगुलर बिहार आर्ट थिएटर से ही काम करते हैं, थ्रू आउट करते थे। कैरेक्टर का सिलेक्शन काबू करते थे और अजीता करते थे। रीडिंग हो रही है, 15 दिन रीडिंग हो रही है, उसके बाद हो सकता है 45 दिन भी लग जाती थी। उसके बाद क्या कहते हैं, आपका स्क्रिप्ट के साथ साथ
फिर कंपोजिंग स्टार्ट होता था, फ्रेमिंग स्टार्ट होता था। ऐसे करते करते फाइनल नाटक जब तैयार होती थी, मतलब 45 दिन तो लग ही जाता था। ये था। कोई यादगार घटना है आपके रंगमंचीय जीवन की? एक घटना मुझे बहुत याद आता है, वो रामेश सुमति में ही एक सीन था जब मेरी भाभी माँ हमको एक पैर में खड़ा होने के लिए कहती है। सारा दिन हम उधम मचाता, बहुत शिकायत है, तुम्हारा शिकायत सुनते तुम तंग आ गए, जाके तुम पेड़ के जब तक हम नहीं बोले एक पैर में खड़े रहो। और हम एक पैर में, विशाल स्टेज होता था उसका, बहुत बड़ा स्टेज होता था, कालिदास रंगालय का जो स्टेज, एक ओपन स्टेज होता था। एक कोना में आम का पेड़ था, ओरिजिनल आम का पेड़ था, हम और मेरे बकरे के साथ खड़ा कर दिया गया। तो मैं खड़ा रहा। तो एक लिमिट होता है खड़ा होने का। कट टू में दूसरा सीन चल रहा था, कट टू में दूसरा सीन इधर चल रहा, घर का सीन चल रहा और सब चीज हम, लेकिन वहां पर ऑलरेडी हल्का लाइट में हम है। अच्छा, लाइट उसमें ऊपर से नहीं होता था, जो भी लाइट नीचे से ही होता था। अच्छा, साउंड भी किसी तरह का कोई माइक वाइक लेवल नहीं लगता था, जो भी साउंड था सामने लगा रहता था। तो बहुत देर हो गया तो हम थोड़ा सा डगमगाने लगे, अब गिर जाएंगे, अब गिर जाए, सामने ऑडियंस एकदम सामने बैठा हुआ है। उसके बाद वहां पर सीन चेंज होता है, वहां पर चिल्लाती है भाभी कि नंदू कहाँ है। ये कान मेरे पास आता है। उसके बाद कान जब आता है मेरे पास, नंदू वहां से भाभी निकलती है नंदू बोल के, और बोलने के बाद नंदू जब बोल के जब वहां से जब दौड़ती है, करीब हमारा 20-25 फीट का लंबा स्टेज है, वहां से जो दौड़ती है एक बार गिरती है, ओरिजिनली गिर जाती है, साड़ी लटपटा जाता है, लेकिन ऑडियंस को लगा कि ये सीन में है। उसके बाद फिर उठती है, फिर उठ के आके जो हमको पकड़ती है, उसके बाद जो बस्ट करती है वहां पर, वो सीन मुझे आज तक एकदम रोंगटा खड़ा हो जाता है। वो सीन हम आज भी मतलब उस सीन को भूल नहीं पाते हैं। बाद में पता चला कि जान के कट्टू का जो सीन चल रहा था, वहां अजीत दा भाभी को रुके हुए था, अभी मत जाओ, उसको डगमगाने दो, जब हम बोलेंगे तब जाना। एक ये सीन है। एक सीन था काबली वाला में, जब लास्ट में काबली वाला चला जाता है, और जब हम उसको बोलते हैं जाओ जाओ अपना देश चला जाओ, अपना प्रदेश चला जाओ, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो एक सीन था जो पलट के हम जब देखते हैं दोबारा, वो मेरे लाइफ का फर्स्ट मतलब हाई, क्या कहते हैं उसमें कुछ जवाब नहीं दे सकते उसको, इतना हाई प्रोफाइल सीन था। तो उसमें आँख का काम था। बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं, डायलॉग्स नहीं है लेकिन आँख पे काम करना पड़ता है, इशारा पे काम करना पड़ता है, उसको भी माइंड करते हैं। हम माइंड ही करते हैं, माइंड एक्टिंग नहीं करते हैं। तो कोई ऐसा नाटक है जो आपने किया हो या देखा हो और उस नाटक ने आपको बहुत प्रभावित किया हो, इम्प्रेस हुए आप उसको देख के, अपना नाटक या किसी और का नाटक देखा हो या किया हो? देखिए, अभी मैंने बहुत सारे नाटक ऐसे देखे हैं जो मोहन जोशी के लिखे हुए बहुत सारे नाटक हैं, और एक नाटक मुझे बहुत छोड़ा, अभी एक लड़का नाटक किया था, वो इंग्लिश नाटक था, राइडर्स टू द सी। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो राजेश राजा ने डायरेक्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तीसरी कसम, हाँ वो भी उन्हीं का है, मुझे बहुत अच्छा लगा तीसरी कसम। काबली वाला तो खैर मेरा अपना प्ले है, काबली वाला तो कुछ करने का नहीं। कादम्बिनी मेरा अपना प्ले है। फिर आपका ये जो समाप्ति, जिसको बाद में मीनू किया गया, वो तो हम लोग का अपना प्ले है। अगर आदर्श की बात करें तो कौन है रंगमंच के क्षेत्र में आपके आदर्श? काकू, अनिल मुखर्जी। हाँ, वो लगा ही था कि यही जवाब आएगा। काकू। उनकी कुछ बातें, कुछ यादें? उनका एक ही बात था, काम के समय काम, और हम लोग डरते थे उससे। नॉर्मल पर्सन, लेकिन जब उनको काम में, जैसे हम रिहर्सल कर रहे हैं, और हम लोग रिहर्सल में मतलब ढंग से नहीं कर रहे हैं, कैजुअली कर रहे हैं, बहुत गुस्सा होता है। हमारा एक सीन याद है, एक सीन में हमको जैसे चलना था, और उसके बाद चल के 2 कदम चल कर डायलॉग बोलना था। अच्छा। और हम चले अपना स्टाइल में, स्टार वाला स्टाइल में चले, चल के 2 कदम 3 कदम आगे बढ़ गए, रिहर्सल की बात कर रहे हैं, तो हमको बुलाए कि चड़ाक
আগে স্টেজ পড়ে গেলে কে দেখবে, পা ভেঙে গেলে কে দেখবে? তোকে दो पा चलते বলেছিলাম আমি, दो कदम चलने कहा था तुमको मैंने, ये क्या तुम 4 कदम चल के अपना हिसाब से चल रहे हो? और क्या तुम स्टार बन गया क्या? उस समय राजेश खन्ना बहुत टॉप पे था, राजेश खन्ना बन गया तुम। अच्छा, एक सर तो अगर रंगकर्म से आपका नाता न जुड़ता, रंगकर्म न करते होते तो क्या करते होते? नौकरी करता जो नौकरी कर रहा हूँ, अच्छा, लेकिन रंगकर्म पता नहीं, हो सकता है ये खून में आ गया, यही बात। वो आर्टिस्टिक जो है, जिसको आर्टिस्ट मतलब जो कहते हैं, वो अंदर से है, आर्ट एंड कल्चर में। तो समाज में रंगमंच की क्या उपयोगिता है, क्या करता है रंगमंच, क्यों जरूरी है? रंगमंच एक ऐसा जगह है, रंगमंच शुरू में तो रंगमंच ही था, बाद में फिल्म आई, टीवी आई। रंगमंच को सिनेमा ने उतना हार्म नहीं किया जितना टीवी ने किया। दूसरी बात, रंगमंच हमेशा चूंकि कनेक्ट करता है डायरेक्ट ऑडियंस के साथ, तो उस समय बहुत सारी मतलब उपदेश जाती है, बहुत सारे मतलब अच्छी चीज जाती है। अभी एक प्ले था मैंने किया था कि एक शराबी पति का प्ले किया था, शराब पीना गलत है, उसका कितना नुकसान है वो समाज को जाती थी। ये मैसेज जाता है, पॉजिटिव मैसेज जाता है। और बाकी तो लोग बहुत सारे प्ले करते ही हैं। मैं कभी प्रोफेशनली काम नहीं किया, मतलब पैसा लेके, मैंने कभी रंगमंच को पैसे से नहीं तोड़ा। एक रंगकर्मी में किन गुणों का होना अनिवार्य है, कैसा होना चाहिए एक रंगकर्मी को? 3-4 चीज तो होना ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल है करेज, सेकंड है कमिटमेंट, कन्विक्शन, थर्ड है जो आप कहते हैं उसको कमिटमेंट, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन। ये एक रूल है किसी भी व्यक्ति के लिए, नॉट फॉर रंगमंच, किसी भी आदमी के लिए एक रूल है। मैं अगर यहाँ काम कर रहा हूँ तो आई मस्ट बी डेडिकेटेड, मेरा डिसिप्लिन होना चाहिए, लोगों से बात करना कैसे क्या। थर्ड है रंगमंच के जैसे ग्रामर है, कुछ सारे गामा पा के कुछ ग्रामर, मतलब म्यूजिक के जैसे ग्रामर है, सारे गामा पा धा निसा। रंग एक्टिंग के कुछ ग्रामर है, एडाप्टेशन, हम कितना अडेप्ट कर रहे हैं। हम अभी बैठे हैं, हजारुल मेरे तरफ जिस तरह से ताक रहा है, हमको कोई जरूरत पड़ेगा तो हमको हम अडाप्ट कर रहे हैं, उस तरह से, इस तरह से बैठ के ताकना इस सीन के लिए ठीक होगा। सेकंड है कन्विक्शन, जो हम कर रहे हैं, जो हम दे रहे हैं, वो कॉन्फिडेंटली देना है, एकदम कन्विक्शन, और जो भी एकदम मतलब सच्चाई के साथ उतर जाना चाहिए। थर्ड है टाइमिंग, करेक्ट टाइमिंग बहुत जरूरी है। करेक्ट टाइमिंग इन द सेंस, टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस लाइफ में भी बहुत जरूरी है। हम थर्ड है ओरेशन, जो स्पष्ट वक्ता, जो शब्द हम बोलते हैं, वो शब्द बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वो शब्द नहीं अवेलेबल है, भूल गए स्टेज में, तो सिनोनिमिकली जो एकदम निकल जाए वो शब्द को बोल देती है। हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, ये हो गया, अब हमको डायलॉग भूल गए, क्या यार तुम इतना देर हमको वेट करा दिया। ये और थर्ड है रिदम, बॉडी का रिदम एक्टर को इतना जरूरी है। डायलॉग के साथ, थ्रो के साथ बॉडी अगर रिदमिक नहीं है तो फिर ना तो पब्लिक को अच्छा लगेगा, ना करने वाले को अच्छा लगेगा। तो आपने जब शुरू किया था 70 के दशक में, तब और आज के रंगमंच में क्या फर्क दिखता है आपको? 70 के दशक में जब हम शुरू किए थे, जब हमें फॉगिंग का सीन आता था, फॉगिंग होता है ना, धुआं, तो हम लोग वेट करते थे कि कौन सा सीन किधर से लिया जाए, हवा किधर का रुख किधर है। अगर पश्चिम से हवा बह रही है तो लकड़ी गोईठा जितना भी था पश्चिम के कॉर्नर में चलाया जाता था, ताकि वो फॉग और सीन उस समय वो भी लास्ट मोमेंट में होता था। रिहर्सल कुछ हो गया, लेकिन फॉगिंग करना है तो कैसे करेंगे यार, आज तो हवा उधर से आएगा नहीं था, तो काफी थोड़ा चेंज कर देते, आज फॉगिंग इधर से करेंगे, इधर चलो,
सारा चीज यही दिक्कत है, चलता रहता फॉगिंग सीन होता था। लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं था, 2-4 पार लाइट लेके हम लोग काम कर लेते थे, ऊपर से लाइट नहीं था, थ्रो माइक नहीं थी, लास्ट में जो सबसे एंड में जो आदमी बैठा उसको सुनाई देना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए आवाज एकदम ऊंचा जाता था थ्रो। अब तो लेवल लग गया है, अब तो थोड़ा सा करके बात करते थे लेवल में आ जाता है। लाइट तो चारों तरफ से लाइट करता, म्यूजिक हम लोग गाते थे खुद, गाने का सीन होता था हम लोग खुद गाते थे, अब भी हम गाते हैं स्टेज में। हम जितना बार मीनू किया, काबली वाला किया, सब गाना में ओरिजिनली गाया। स्टेज में कभी गा के 2 महीना पहले काबली वाला किया मैंने ओरिजिनली, अभी भी ओरिजिनली गाता हूँ मैं। वो साइड से म्यूजिक नहीं चलता है, वो गाना वाना नहीं चलता, वो सब नहीं चलता, ये चेंजेस है। अब थोड़ा स्टार पैटर्न आ गया, एक्टर लोगों में थोड़ा स्टार पैटर्न आ गया, वो शो ऑफ ज्यादा हो गया, ये भी जरूरी है। हम लोग का समय ऐसा था कि हम लोग जब थिएटर करते थे, कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि फिल्म करेंगे, बॉम्बे जाएंगे फिल्म में उतरेंगे, कभी नहीं आया। लोगों को किसी को आया, किसी को आया, हमको नहीं आया। लेकिन अब तो हर थिएटर करने वाला यही सोच है कि कैसे हम फिल्म में जाएंगे, कैसे पैसा कमाएंगे, वो भी जरूरी है। थिएटर में पैसा नहीं, आज थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, उस समय तो कुछ नहीं मिलता, ड्रेस भी अपना, सब कुछ अपना, यही सब कमियाँ मतलब डिफरेंसेस है। तो अंत में जो नए रंगकर्मी है या जो रंगकर्म से जुड़ना चाह रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ऑनेस्टी अपने प्रति ऑनेस्ट रहो, डिसिप्लिन रहो, टाइम का बहुत जरूरी है, अहमियत होता है, टाइम मैनेजमेंट, कमिटमेंट, ये सब